जय हिंद। इससे पिछले वाले क्लास में आप लोग का अनुच्छेद 25 तक पढ़ा दी थी। आज की वीडियो में हम लोग का अनुच्छेद 26 से पढ़ना है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए अनुच्छेद 26 क्या कहता है। वो अनुच्छेद 25 तक कह रहा था जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कह रहा है सामूहिक मतलब जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार कर सकता है और सामूहिक एक स्थापना कर सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं एक वैधिक खर्च के लिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा सा मंदिर है, मंदिर पर अगर कोई बक्सा रख दिए वहाँ पर पैसा जमा करने के लिए, उसके लिए संपत्ति वहाँ पर बना दीजिए। उसको वैधिक यानी कानूनी रूप से खर्च करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 26 का था जो सामूहिक रूप से आइए और धार्मिक स्वतंत्रता बना करके सामूहिक में जैसे कि संपत्ति और स्थापना कीजिए। संपत्ति वहाँ पर बना करके और जैसे कि आप किसी दान के लिए एक पेटी रख सकते हैं और जो उससे निकले खर्च उसको वैधिक रूप से खर्च करना है, जैसे कि उसको कानूनी रूप से खर्च करना है। अनुच्छेद 26 ये कहता है, ठीक ना। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है जैसे कि मान लीजिए धार्मिक खर्च का धन टैक्स नहीं लेंगे, यानी जो धार्मिक खर्च के लिए जो रखा गया है, मंदिर बनाने के लिए या गुरुद्वारा या कोई चीज़ भी अगर बनाने के लिए उसमें जो टैक्स जमा हो गए हैं उसको उस पर अगर मंदिर में कोई मंदिर का वो नहीं देखते हैं जैसे कि कोई रख देते हैं वहाँ पर मतलब बक्सा, उसमें जो पैसा होते हैं जमा होते हैं उस पर अगर मान लीजिए 2 करोड़ 5 करोड़ हो गया तो यहाँ पर देश में तो जो है टैक्स लिया जाता है, मगर उस पैसा को टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद यही कर रहा है जो धार्मिक कार्यों पर धन जो जमा है उस पर टैक्स नहीं ली जाएगी। अनुच्छेद 27 का। अनुच्छेद 28 कहता है, अनुच्छेद 28 यह कहता है कि सरकारी खर्च पर चलने वाली संस्था में, यानी सरकारी खर्च पर चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई अपना धर्म लेकर आएंगे और धर्म लेकर सोचेंगे हम धर्म का बारे में शिक्षा लेते हैं, तो वही अनुच्छेद 28 का रहा है जो सरकारी खर्च पर चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ गए। अनुच्छेद 28 का रहा जो कोई धर्म के पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 28 का रहा। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है समझिए। अनुच्छेद 29 का रहा है अनुच्छेद 29 का रहा है अल्पसंख्या के हितों की रक्षा। अल्पसंख्या हितों की रक्षा का मतलब ये होता है जिसकी मान लीजिए यहाँ पर संस्कृति, भाषा, लिपि, जाति, जैसे कि किसी का अपना अपना भाषा होता है, किसी का अपना अपना लिपि होता है, किसी का अपना संस्कृति होता है, उस आधार पर संस्था में जाने पर वंचित नहीं है। यानी कि मान लीजिए किसी का कोई दूसरा कल्चर है, किसी का मान लीजिए किसी का भाषा दूसरा है। हम लोग का हिंदी उर्दू दोनों चलता है बिहार में। किसी का मान लीजिए उर्दू भाषा है, अक्सर तो लोग बिहार में उर्दू से हिंदी ही बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल वो हिंदी हुआ, पानी उर्दू हुआ। जैसे मान लीजिए वस्त्र वो हिंदी हुआ, सॉरी वो मतलब हिंदी ही हुआ, और ये कपड़ा ये उर्दू आता है। हम लोग का बिहार में दोनों चलते रहता है। तो किसी की भाषा यानी लिपि या जाति के आधार पर संस्था में जाने यानी प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल है, जैसे मान लीजिए कोई तमिलनाडु का आदमी तमिल बोलता है, महाराष्ट्र का आदमी महाराष्ट्री बोलता है। अगर वहाँ का व्यक्ति कोई बिहार में आए और उसको जैसे कि यहाँ पर तो हिंदी उर्दू बोलते हैं और हिंदी उर्दू में उससे जाने स्कूल में यानी प्रवेश करने से रोक दीजिएगा। जब हिंदी है तमिल वाला है, जैसे तमिल वाले हैं जो आप लोग का पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं, तो उसको वंचित नहीं कर सकते। कह रहा है वही संस्कृति यानी भाषा, लिपि यानी जाति के आधार पर जाने से वंचित उसे नहीं कर सकता है। या मान लीजिए किसी का कोई कल्चर होता है, कल्चर यही होता है जैसे कि मान लीजिए साउथ एरिया में सब अपना अपना लुंगी पैंट पहनते हैं, लुंगी और शॉर्ट पहनते हैं, तो उसे लुंगी और शॉर्ट पैंट उनका वो कल्चर है। जैसे मान लीजिए जैन धर्म में लोग नंगे ही रहते हैं, तो जैन धर्म में कोई नंगे लोग रहते हैं, उनका तो वो कल्चर है। वो कल्चर नंगे होकर अगर स्कूल में वो आए हैं प्रवेश कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसको पढ़ा दिया जाएगा, मगर उनको खुद ही अपना बेचारा को अजीब सा फील होगा नंगे कोई आता है तो। जैन धर्म वाले आप लोग घबराइएगा ना, ऐसे हम लोग उदाहरण के लिए देते हैं। जैन धर्म बड़ा कठिनाइयों से वो धर्म में लोग रहते हैं। तो उसी कहा गया है जो व्यक्ति जो कल्चर का है वो किसी दूसरे स्कूल में भारत में जा रहा है तो उसे जाने पर कोई नहीं रोक सकते, उसे वंचित नहीं कर सकते। यही बात कहा गया है। अगर किसी कल्चर का व्यक्ति है, किसी भाषा का आदमी है, किसी दूसरे राज्य में जाकर किसी दूसरा भाषा स्कूल में जाकर वो पढ़ रहे हैं तो उसे वंचित नहीं कर सकते। अनुच्छेद ये 30 की क्या कह रहा है, अल्पसंख्या अपनी संस्था
खोल देगी, यानी खोल लेगी। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, कोई नगर है, वहाँ पर बहुत सारे कोई एक धार्मिक रहते हैं, कोई वहाँ पर मान लीजिए कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कुछ इलाका है बड़ा सा, वहाँ पर कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर संस्था है, यहाँ पर कोई अगर कोई पर्सनाली में अगर संस्कृत ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसको अगर बड़ा मात्रा में वहाँ पर जनसंख्या है, वो सब संस्कृत ही पढ़ रहे हैं वहाँ, और वहाँ पर भी कुछ दूसरा कल्चर का व्यक्ति है, हो सकता है किसी गांव में कहीं कहीं हो। तो उस तरह के अगर बात करें, तो अगर इसमें अगर पढ़ाई में अगर नहीं बन रहा है उनको, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़ना चाह रहा है और वो स्कूल में वहाँ पर हिंदी पढ़ाई हो रहा है, तो उसको यही कहा गया है इसमें अनुच्छेद 30 में, जो अपना संस्था खोल लेगी, यानी अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल लेगी, एक संस्कृत का विद्यालय वो अपना खोल लेगी, उसे भी मदरसा, या तो मदरसा खोल लेगी, या तो संस्कृत भाषा, या तो अपना बड़ा विद्यालय खोल लेगी। वो विद्यालय खोलने के बाद वो अपने पढ़ाई करेगी, और उसमें सरकार, यानी सरकार उनमें भी उपलब्ध कराएंगे, यानी धन उपलब्ध कराएंगे। अगर वो अपना अलग, उनको भाषा अगर अलग पढ़ना है, या संस्कृति पढ़ना है, या कोई भी अलग कल्चर का पढ़ाई पढ़ना है, अगर 12 जनसंख्या कोई व्यक्ति है, तो वो अपना अलग संस्था खोल ले, और वो उसमें भी सरकार धन के उपलब्ध यानी कराएंगे, यानी सपोर्ट करेंगे, वो अपना खोल के उसी जगह पर वो अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही कहा गया। आई 29 में तो यह कहा गया, जैसे कि मान लीजिए किसी हम यहाँ पर किसी भाषा का है, किसी लिपि का, अगर दूसरे स्कूल में हम जाते हैं तो उसमें हमें माना नहीं करेंगे, उसमें हमें रोक नहीं पाएंगे। क्या कि तो मूल अधिकार हम लोग का है 1235 तक, अभी तो हम लोग पढ़िए रहे हैं, तो मूल अधिकार हमसे तो कोई छीन नहीं सकता है। यही कहा गया, जो कोई वंचित नहीं कर सकता है। और 30 में कहा गया है, जो अल्पसंख्यक जाति संस्था अपना कोई दूसरा जगह पे अपना खोल ले, और उसमें सरकार अपनी धन सहायता प्रदान करेगी, यानी प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 31 देखिए क्या कहते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार आप लोग का पढ़ाई थे, जो वो उसमें अनुच्छेद जैसे 19 के हम लोग 6 में पढ़ाए थे। अनुच्छेद 19 के 6 में जो संविधान में मतलब 6 प्रकार के दिए गए, तो उसे अनुच्छेद 19 का हम रीड भी बोलते हैं, यानी अनुच्छेद 19 के रीड भी बोलते हैं, जैसे उन्हें 6 प्रकार के दिए गए। तो 19 के 6 में जो आप लोग का हम बताए थे, तो 19 के 6 में वो संपत्ति का अधिकार था, जो आप कहीं कहीं घूमते घूमते गए, 5 में बोलते हैं अनुच्छेद 19 के 5 में बोले थे, घूमते घूमते गए कहीं पर बस गए, कहाँ पर बसिएगा, तो वहाँ पर आप संपत्ति खरीद सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी आप लोग का संपत्ति है। 31 अनुच्छेद में यही कहा गया है, जो ऑलरेडी आप लोग का संपत्ति है, फिर भी ये भी तो मूल्य अधिकार आ रहा है, मगर वहाँ पर भी मूल्य अधिकार रहा था, कहा कि 1225 तक तो हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद, तो वहाँ पर था जो हम संपत्ति खरीद सकते हैं, यहाँ पर था ऑलरेडी संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार अब हट गया है। ये 24वां संविधान संशोधन करके 1978 में ये 300 के क में जोड़ दिया गया है। ये अब मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। इतना तो आप लोग समझ गए। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए। इससे आज के लिए इतना ही। इससे आगे की वीडियो मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और इससे आगे वीडियो में हम लगभग जो अनुच्छेद 32 पढ़ाएंगे, उसमें कुछ काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मतलब 5 ठो पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ लंबा वीडियो हो जाएंगे। इसी कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और उसको अनुच्छेद 32 को समझ गए। इतना तो समझ गए आप लोग। अगर इतना नहीं समझे तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग कन्फर्म है जो अच्छा से समझ जाएंगे। जय हिंद।